वेलकम टू फाइनल क्लासेस। हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास त्रिभुज। आपका ये छठा चैप्टर है। यहाँ पे आपका एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं। तो कहता है आपका पहला प्रश्न है, इसमें हम समझाते हुए जाएंगे जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। कहता है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरें। तो यहाँ पे दो शब्द है कोष्ठक में, सर्वांगसम और समरूप। सबसे पहले इन दोनों शब्दों को समझते हैं। सर्वांगसम का मतलब होता है जिसका सब कुछ बराबर हो, यानी इसके साइज, भुजाएं, डायमेंशन सारे चीज़ बराबर हो तो उसे हम सर्वांगसम कहते हैं। और केवल जिसका रूप एक जैसा हो उसे हम समरूप कहते हैं। तो आप बताइए क्या सभी वृत्त क्या होते हैं? तो ज़रा सोचिए, हमने दो वृत्त ड्रॉ किया, ये देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, परंतु क्या ये दोनों एक आकार के हैं? तो ये समरूप तो हैं परंतु सर्वांगसम नहीं हैं। अतः इसका जवाब होगा क्या कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग भी, जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ग और यहाँ दूसरा वर्ग, अगर देखिए तो देखने में तो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, परंतु इनका आकार की बात करें तो अलग अलग है। मतलब सभी वर्ग की बात करें तो वो समरूप होंगे। सभी समबाहु त्रिभुज, चूँकि जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, समरूप होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। इसके दो कंडीशन हैं, एक तो इनके कोण समान होने चाहिए और दूसरा है इनकी भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए, बराबर हो या ना हो। तो क्या है? इनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर, और इनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। आगे देखते हैं, कहते हैं दो विभिन्न आकृतियां दी गई है। आप बताइए समरूप आकृतियां, तो ऐसी दो समरूप आकृतियों के बारे में बताइए। तो दो समबाहु त्रिभुज जो होता है वो समरूप आकृतियां होती है, दो वर्ग जो होता है वो समरूप आकृतियां होती है, दो आयत जो होता है वो समरूप आकृतियां होती है, दो वृत्त जो होता है वो समरूप आकृतियां होती है। ऐसे जो आकृतियां जो समरूप नहीं होती है, तो आप अगर दो समानांतर चतुर्भुज ले लें या दो लंब चतुर्भुज ले लें, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों क्या हों, समरूप ही हों। हाँ, समानांतर चतुर्भुज तो हाँ, चूँकि उसका कोण गड़बड़ रहेगा इसलिए। तो बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं? तो चूँकि देखिए इसकी भुजाएं तो अनुपातिक है परंतु कोण समान नहीं है, इसका कोण देखने में ही समान नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि ये समरूप नहीं है। चूँकि समरूप होने के लिए दोनों चीज़ होना जरूरी है, ये चीज़ आपको याद रखना जरूरी है कि उनके संगत कोण समान होंगे और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होगी। अब आगे अगला एक्सरसाइज, इसी में चूँकि ये बहुत छोटा सा एक्सरसाइज था, 6.2 एक साथ कर लेते हैं। आकृति में दिया गया है, आपको सिद्ध क्या करना है कि DE पैरेलल BC में AD का मान ज्ञात करना है। AD का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो पहले आकृति देख लीजिए। इस आकृति में अगर देखें ट्रायंगल ABC में क्या है कि ये एक ट्रायंगल जो बन रहा है, इसकी ऊपर वाली भुजा दी हुई है, नीचे वाली दी हुई है, और ये पहले ही कह रहा है कि DE जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। आपको याद दिला दें कि थेल्स प्रमेय में आपने क्या पढ़ा कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखाएं अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, इसका मतलब है कि अगर ये DE भुजा BC के पैरेलल है, इसका मतलब AD बट्टा BD क्या होगा? AD बट्टा BD समान होगा किसके? AD बट्टा BD समान होगा AE बट्टा इसके बट्टा CE, मतलब इसके। तो सबका मान रख देते हैं। AD का मान कितना दिया हुआ है? 1.5, ठीक है। BD का मान क्या है? BD का मान है 3, और CE का मान क्या है? CE का मान है 1, और इस मतलब क्या AE का मान कितना है? AE का मान है 1, और EC का मान निकालना है। तो आप जैसे ही सबका मान पुट कीजिएगा तो तिरछा गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1.5 CE बराबर 3 गुना 1 3, और 1.5 अगर इधर कर दें तो 1.5
दशमलव को हटा के 0 डाल दिए और 15 दूना का क्या हो गया 30। तो सी का मान कितना हो गया 2 और यही तो हमें निकालना था। दूसरा भी वैसा ही है। दूसरे क्वेश्चन में अब इस बार एडी का मान पूछ रहा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है एडी का। बिल्कुल, अगर बीसी पैरेलल है डी के तो हमारा वो कंडीशन यहाँ पे भी होगा किससे, आधारभूत प्रमेय से। इसको बीपीटी भी शॉर्टकट में बोलते हैं या थेल्स प्रमेय से भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एडी बट्टा बीडी, है ना, एडी बट्टा बीडी और एई बट्टा ईसी। अब आप देखिए ये तीनों जो दिया हुआ है उसका मान पुट कर देते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, एडी का मान कितना दिया हुआ है, एडी का मान नहीं है, एडी बट्टा बीडी बराबर एई बट्टा सी। एई का मान दिया हुआ है तो एई का मान यहाँ पुट किया गया है। तो कितना हो गया, ये आपका पीछे वाला प्रश्न ही बनाया हुआ है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अगर हम इसको बनाएंगे तो ज़रा सोचिए क्या बनाते हैं। हमको एडी चाहिए तो एडी का मान हमको पता नहीं है तो एडी लिख देते हैं दोस्तों। बट्टा कितना हो गया 7.2 हो गया, बराबर कितना लिखेंगे 1.8 बाई 5.4। अब जैसे ही लिखे तो ये दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं तो 18 तिया का 54, ठीक है। और ये दशमलव को अगर हम नहीं लिखे, अगर काटें तो इसको क्या कर देंगे 2.4 बार में 24 या 72, तो ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों एडी बराबर हो जाएगा 2.4। तो इस क्वेश्चन में एडी का मान कितना हो जाएगा 2.4। ये सॉल्यूशन पीछे वाला ही रिपीट हो गया है मिस्टेक से। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर क्रमशः ई और एफ बिंदु पे स्थित है ना। मतलब ये पी क्यू और आर है तो पी क्यू पे ई और इस पे एफ, मतलब ऐसा है तो ये ई है और ये एफ है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताइए कि ई एफ पैरेलल क्यू आर है। और ऐसा तभी हो सकता है जब इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो। ये थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे वही वाला पिछला सिचुएशंस लिखा गया है, ड्रॉ किया गया है पी ई आर, है ना। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। अब सबको अगर मान पुट करते हैं तो हमारा समानांतर होने के लिए क्या चाहिए, पी बट्टा क्यू ई बराबर होना चाहिए पी एफ बट्टा एफ आर के। तो पी का मान कितना है दोस्तों 3.9 है, पी एफ का मान कितना है 3.6 है, ई क्यू का मान कितना, ई क्यू का मान है 3 और इधर क्या मान कितना है 2.4। अब हम मान अगर रखें तो ये 3.9 बट्टा 3 और 3.6 बट्टा 2.4। तो आप गौर से देखिए, इसको हम दशमलव को हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और दोनों का दशमलव हट गया क्योंकि ठीक उस ऊपर वाले का नीचे 0 से 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा 13 39, 10 30 और 12 36 और 12 दूना 24। तो कितना हो गया 13 बट्टा 10 बराबर 3/2। बताइए क्या ये बराबर निकला, नहीं निकला। तो जैसे ही बराबर नहीं निकला मतलब 13 बट्टा 10 नॉट इक्वल टू 3/2। इसका मतलब है बराबर होना चाहिए था तभी ये समानांतर होता, परंतु बराबर नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ई एफ पैरेलल नहीं है क्यू आर के, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ये यही तो पूछ रहा था कि पैरेलल है या नहीं है, तो नहीं है ये क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो चीज़ दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं। क्या है, पी का मान 4 है, क्यू ई का मान 4.5 है, पी एफ का मान कितना है दोस्तों 8 है और आर एफ का मान कितना है 9 है। अब सबको वही चीज़ फिर से कि चूंकि ये पैरेलल है या नहीं है, अगर पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा पी बट्टा क्यू ई बराबर पी एफ बट्टा एफ आर होना चाहिए। और जैसे ही ऐसा बात है तो पी का मान कितना रखेंगे 4 और पी ई क्यू का मान कितना है 4.5, पी एफ का मान 8 और एफ आर का मान 9। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 0 ऊपर जाएगा, ठीक है। 8/9 तो कटेगा नहीं, परंतु ये कटेगा, है ना दोस्तों। 5 से कटेगा तो 8/9। अब देखिए दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। जैसे ही दोनों साइड इक्वल होता है तो क्या होता है, हम कह सकते हैं कि अतः आधारभूत
पुख्ता प्रमेय या थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या कहेंगे कि ये पैरेलल क्यू आर है। मतलब इस क्वेश्चन में क्यू आर पैरेलल है ई एफ के, पिछले वाले में नहीं था। चलिए अगला एक क्वेश्चन और है जिसको देखते हैं। क्या कहता है दोस्तों, वही वाला कंडीशन है। पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए पी क्यू आर और ई एफ, इस पे 2 पॉइंट है। हमें क्या है कि अगर ये पैरेलल होगा तो इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो क्या दिया है, पी क्यू दिया है, पी क्यू दिया हुआ है, याद रखिएगा ये पी क्यू ये लंबा वाला दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, पी आर मतलब ये लंबा वाला दिया हुआ है, ठीक है। पी मतलब ये छोटा वाला दिया हुआ है और पी एफ ये छोटा वाला दिया हुआ है। आपको पता होगा कि थेल्स प्रमेय में के उत्पत्ति से हम ऐसा निकाले थे कि पी क्यू बटा पी ई बराबर होता है +1 करके क्या निकाले थे, पी एफ प्लस मतलब पी आर बाई कितना, एफ आर। तो ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पी ए बटा, या इसको उलट के लिख दिया गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको उलट के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, पी बटा पी क्यू और पी एफ मतलब क्या कहता है ए भलो कि ये पी एफ बटा पी आर, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे पी आर था, पी आर बटा पी एफ, तो इसी को पलटी मार के यहाँ पे लिखा गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। छोटा बटा बड़ा मतलब इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। तो क्या हो गया, अब जिसका जिसका जितना जितना मान है उसको पुट कर दीजिए। पी का मान कितना है दोस्तों, पी का मान है 0.18 है और पी क्यू का मान कितना है दोस्तों, तो पी क्यू का मान है 1.28 है, ठीक है। अब पी एफ का मान कितना है, तो पी एफ का मान है 0.36 और पी आर का मान कितना है, तो पी आर का मान देख लीजिए आपका कितना दिया हुआ है, 2.56 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि सभी का मान पुट करना है। एक बात याद रखिए, जब भी कैलकुलेशन करना हो तो आप क्या कर दीजिए, दशमलव को जो डेसिमल पॉइंट्स है उसे सबसे पहले हटाइए, तो इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद डबल डिजिट, पॉइंट के बाद डबल डिजिट, पॉइंट्स कैंसिल कर सकते हैं, पॉइंट के बाद डबल डिजिट, पॉइंट के बाद ऐसे पॉइंट कैंसिल नहीं हो रहा है। ये हो क्या रहा है कि इस पॉइंट के बदले में डबल जीरो ऊपर लिख रहे हैं और इस पॉइंट के बदले में डबल जीरो नीचे लिख रहे हैं, वो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करें तो ये इसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो 4 से कटेगा दोस्तों, चूँकि आपको ये इधर भी क्या कटेगा, ये 2 से कट रहा है और 2 जैसे ही काटते हैं तो ये क्या हो गया, 9 दूना का 18 और 64 दूना का 128, 9 चौका 36 और 64 चौका 256। दोनों साइड क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड भी 9/64 और राइट हैंड साइड भी 9/64। इसका मतलब है दोनों कंडीशन में क्या है, ये दोनों तरफ सेम है। जैसे ही दोनों तरफ सेम है तो हम क्या कहेंगे कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या कर सकते हैं, ये पैरेलल है क्यू आर के। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति दिया गया है, इसमें एल एम पैरेलल सी बी और एल एन पैरेलल सी डी है, ठीक है। एल एम पैरेलल, तो आपको सिद्ध क्या करना है, ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी। मतलब सबसे पहले इस आकृति को देख लें कि क्या क्या पैरेलल दिया हुआ है। तो पैरेलल आपका क्या है, एल एम पैरेलल है बी सी के मतलब सी बी के, और ये जो एल एन पैरेलल है वो किसके है, सी डी के। मतलब ये दोनों पहले पैरेलल है। अब इस ट्रायंगल को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा कि अगर एक भुजा के पैरेलल हो तो इनके भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है ना। तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा और वैसे ही इसका अनुपात इसके अनुपात के भी बराबर होगा। तो उसी चीज़ का हम प्रयोग करने वाले हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में ABC में लेते हैं। तो एल एम पैरेलल क्या है, BC है। तो आधारभुक्त प्रमेय से मतलब BPT से, है ना, तो बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम इसको कहते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम से क्या कहेंगे, AM बटा BM इक्वल टू क्या हो जाएगा, AL बटा LC या CL। अब जैसे ही दूसरे अगर ट्रायंगल में देखेंगे तो क्या करेंगे, ट्रायंगल ACD में क्या है, ये दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पे भी आधारभूत प्रमेय लगा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, AN बटा, ठीक है, AN बटा
आप देख सकते हैं एन बट्टा एन डी इक्वल टू क्या, एल बट्टा एल सी। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 और समीकरण फर्स्ट। अब देखिए इसका जो राइट हैंड साइड है, इसका जो राइट हैंड साइड है, दोनों समीकरण का इक्वल है। और इक्वलट ने क्या बोला था कि अगर किसी का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, अगर किसी का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो उसका राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। इसका मतलब है कि समीकरण 1, 2 से हम आसानी से लिख सकते हैं, ए लेफ्ट हैंड साइड वाले को बराबर कर सकते हैं एम बाई बी एम इक्वल टू ए एन बाई एन डी। और इसका व्युत्क्रम मतलब उसको अगर उलट दें तो हमारा क्या होगा, बी एम बटा ए एम इक्वल टू एन डी बटा ए एन। अब हम दोनों तरफ अगर एक जोड़ देते हैं, ठीक, ताकि ए बी और ए डी के फॉर्म में जो हमारा प्रश्न था, प्रश्न क्या था, ए एम बटा ए बी लाना है ना, और ए एन बटा ए डी लाना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक एक जोड़ देते हैं। जैसे ही एक एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये थेल्स प्रमेय की उत्पत्ति के वक्त भी बताया गया था। तो बी एम बटा ए एम प्लस 1, और रचना से अगर हम देखें तो बी एम और ए एम मिल के क्या बनता है, ए बी बनता है, और एन डी और ए एन मिल के क्या बनता है, ए डी बनता है। तो अब जो हमें तो चाहिए था ए एम बटा ए बी, तो दोनों तरफ को पलट देते हैं तो हमारा क्या आ गया, जो प्रूफ करना था वो आ गया। आशा है ये चीज़ आप समझे होंगे, फिर से प्रैक्टिस करें आप। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, पहले आकृति को देखिए और यहाँ पे कहाँ पे क्या कह रहा है। आकृति में डी पैरेलल एसी है, डी पैरेलल एसी है। ठीक है दोस्तों, अब डी एफ पैरेलल ए ई है, डी एफ ये वाला पैरेलल इसके है। अब बारी बारी से हम ट्रायंगल चूज करते हैं। अगर ए बी सी ट्रायंगल चूज किए तो हमारा इसमें पैरेलल यहाँ है, मतलब हमको आधारभूत अभी इतने में लगाना है, जो बाकी सब है उस पर विचार नहीं करना है। तो आधारभूत जैसे ही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी बट्टा ए डी इक्वल टू बी बट्टा ई सी। अब दूसरे कंडीशन में, अगर दूसरे कंडीशन में पुनः हम ए बी ई ट्रायंगल में देखें तो डी एफ इसके पैरेलल है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी डी वाई ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ बलुक बी एफ क्या है, बी एफ इक्वल टू एफ ई। अब इसी को हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में अगर देखा जाए दोस्तों तो दोनों कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है ना, बी डी बाई ए डी, बी डी बाई ए डी। इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो समीकरण 1, 2 से हम क्या कर देंगे, बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ए सी। और यही तो हमें प्रूव करना था, है ना दोस्तों, यही तो प्रूव करना था, बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ए सी। आसान सा था। ठीक है, मतलब दोनों ट्रायंगल को बारी बारी से लेके थेल्स लगा देना है और दो समीकरण आएंगे, दोनों को क्या कर देना है, इक्वलट से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला क्या करता है, अभिकृत लगा देना है। अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में पहले आपको ये पकड़ना है कि कहाँ थेल्स लगेगा, उसके बाद आपका सारा कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो क्या है, इस आकृति को देखिए और क्या कह रहा है कि डी पैरेलल ओ क्यू है, डी ढूंढिए, डी ई ओ क्यू के पैरेलल है। तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया है कि कौन सा ट्रायंगल लगने वाला है। यहाँ पे ट्रायंगल पी ओ क्यू की बात होगी पक्का। ठीक है, तो डी पैरेलल ओ क्यू है, इसीलिए ऐसा हम रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, पी ई वाई ई क्यू, पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू क्या, पी डी बट्टा डी ओ। ठीक है, इसको इक्वल इक्वेशंस फर्स्ट, ये कौन सा नियम से किए हैं समझ में आ गया होगा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय से ऐसा लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या दिया हुआ है दोस्तों, और ओ आर है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, तो दर्शाइए कि ओ आर पैरेलल डी एफ है। ठीक है, तो ओ आर पैरेलल क्या है, डी एफ है, ओ आर पैरेलल डी एफ है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो अगर इस ट्रायंगल में देखें, किस ट्रायंगल में, पी ओ आर में, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पी डी वाई डी ओ इक्वल टू पी एफ वाई एफ आर। अब यहाँ पे देखिए पी डी वाई डी ओ पहले समीकरण में भी था, दूसरे में भी था, इसका मतलब इधर वाला भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। जैसे ही दोनों साइड इक्वल हो गया तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अब देखिए चूंकि भुजाएं समानुपाती हो गई, किसकी, इस पी क्यू आर ट्रायंगल की भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती हो गई, है ना। चूंकि ये जो
भुजा पी ई क्यू पी एफ और एफ आर है, ये किसकी है? ये भुजा है पी क्यू आर की। तो ये भुजाएं समानुपाती हो गई, ये वाला बट्टा ये वाला, मतलब पी बट्टा ई क्यू इक्वल टू हो गया पी एफ बट्टा एफ आर। इसका मतलब भुजाएं समानुपाती हो गया, तो ये क्यू आर किसके पैरेलल हो जाएगा? ई एफ के। और यही चीज़ तो लिखे हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से हमारा ई एफ पैरेलल हो गया क्यू आर। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिल्कुल आपको इसको समझते चलना है, फिर से आपको प्रैक्टिस करना है, चूंकि ये ज्यामिति है, अच्छे अच्छे को जान ले लेता है, ये ज्यामिति है, ठीक है। आगे आकृति देखिए, आकृति में क्या है? पी ओ ओ पी ओ क्यू ओ आर। पहले इसको चूज कीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाइए वैसे वैसे आकृति आप ढूंढते चलिए। ओ पी ओ क्यू ओ आर मिल गया। पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। बस अभी इतना। अब आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है जल्दी बताइए। हम तो अगर होते तो हम ट्रायंगल लेंगे पी ओ क्यू और इसमें थेल्स लगा देते। कैसे थेल्स लगेगा आप समझ सकते हैं, चूंकि ये पैरेलल दिया हुआ है तो इसका बटा इसका बटा इसके के बराबर होगा। वही चीज हमने लिख दिया है। ओ ए बराबर बटा ए पी इक्वल टू ओ बी बटा बी क्यू। क्लियर। अब दूसरा क्या कहता है? ए सी पैरेलल है पी आर के, ए सी पैरेलल है पी आर के। तो इस बार कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इस बार ट्रायंगल जो हमने लिया है वो पी ओ आर लिया है। इस बार ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा? पी ओ आर लेना पड़ेगा, चूंकि ये पैरेलल है। इसमें क्या हो जाएगा? ओ ए बाई ए पी इक्वल टू क्या लिखेंगे? ओ सी वाई सी आर। अब आप गौर से देखिए, ओ ए बट्टा ए पी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर होगा। इसका मतलब ओ बी बट्टा बी क्यू बराबर होगा ओ सी बट्टा सी आर। और जैसे ही ऐसा हुआ तो चूंकि यहाँ आधारभूत प्रमेय किसमें? ओ क्यू आर में अगर लगा दें तो उसके विलोम से क्या आ जाएगा? बी सी पैरेलल क्यू आर आ जाएगा। और यही तो प्रूव करना था। आप आसानी से समझ गए होंगे समीकरण 2 कैसे निकाले, समीकरण 1 और 2 से कैसे क्या किए। चूंकि भुजाएं समानुपाती है इसलिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से हम लिख सकते हैं बी सी पैरेलल क्यू आर। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा गया है परंतु आसान है, ठीक। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, मतलब वही थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। बिल्कुल आसान है, चूंकि इसका मध्य है और इसके समानांतर है, तो हमें पता है कि समानांतर होता है जिसकी भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती है। अगर इसका भुजा 1:1 में है तो इसकी भुजा भी क्या होगी? 1:1 में होगा। और ये कब पॉसिबल है? जब ये मध्य बिंदु होगा। तो चलिए, त्रिभुज ए बी सी है जिसकी ए बी भुजा का भुजा का बिंदु डी पैरेलल बी सी है। डी पैरेलल क्या है? बी सी है। डी पैरेलल बी सी है। तो सीध क्या करना है? ए ई बराबर ई सी है। ए ई बराबर है ई सी के, तभी तो ये ई मध्य बिंदु होगा, है ना। तो प्रमाण हम क्या कर सकते हैं? ए बी सी त्रिभुज में ए डी बराबर बी डी है, चूंकि ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ए डी बराबर बी डी है, दिया हुआ है। और डी पैरेलल बी सी है, क्या है? ये दोनों पैरेलल है। तो जैसे ही पैरेलल है तो समानुपाती प्रमेय अगर लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ए डी बट्टा, है ना, ए डी बट्टा क्या हो जाएगा? ए डी बट्टा बी डी इक्वल टू ए ई बट्टा ई सी। और चूंकि ए डी बट्टा बी डी ए डी बराबर है तो ए डी बट्टा ए डी लिख देंगे। और ए डी बट्टा ए डी मतलब 1.1। तो हम क्या कर सकते हैं? ए ई बट्टा ई सी जैसे ही करेंगे तो ये तिरछा गुना होने के बाद क्या हो जाएगा? ए ई बराबर ई सी हो जाएगा। और यही तो प्रूफ करना था, यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करके हम ऐसा लिख सकते हैं। और ये कहाँ से लिखे? पहले वाले समीकरण से। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है
ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अगला आपका क्वेश्चन कौन सा है? 8। 6.2 मतलब पर थेल्स प्रमेय के विलोम से इस बार सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। मतलब पहले ही दे दिया है कि इसका ये मध्य बिंदु है और इसका ये मध्य बिंदु है, तो आपको प्रूव करना है ये दोनों समानांतर है, मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम करना है। सिंपल तो है। चलिए दोस्तों क्या कहते हैं, त्रिभुज ABC है जिसकी ये मध्य बिंदु है, मतलब ये बराबर ये बराबर ये दिया हुआ है ADEBC, ठीक है। तो DE पैरेलल BC सिद्ध करना है। तो त्रिभुज में अगर देखें तो AD बराबर BD दिया हुआ है और तथा AE बराबर EC दिया हुआ है। अब जैसे ही ऐसा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय चूंकि अनुपात सेम है, चूंकि दोनों बराबर है तो बराबर चीज़ों का अनुपात तो 1/1 हम लिख ही सकते हैं, है ना। तो अनुपात बराबर हो गया और अनुपात जैसे ही किसी चीज़ का बराबर होता है तो हम क्या कहेंगे कि उसके अनुपातिक है, भुजाएं अनुपातिक है। तो वो थेल्स प्रमेय के विलोम से एक भुजा जो होगी इस भुजा के क्या होगी, समानांतर होगी। आसान था। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार दोस्तों, ठीक। क्या कहता है, ABCD एक समलंब है। क्या है? समलंब। समलंब आप जानते होंगे जिसकी एक जोड़ी भुजा क्या हो, समानांतर हो, जिसमें कौन है, AB पैरेलल है DC के, ओके। तथा इसके विकर्ण आपस में O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए AO बराबर BO। AO बराबर क्या है, BO। AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको रचना करना पड़ेगा। ये रचना बनाने के लिए हमने किए हैं। तो जो ABCD एक समलंब है जिसमें बाकी जो दिया गया है AB पैरेलल कौन है, CD है, AB पैरेलल CD, और विकर्ण कौन है, AC तथा BD है। एक दूसरे को किस बिंदु पे काटती है, O पर प्रतिच्छेद करती है। तो जैसे ही O पर प्रतिच्छेद करती है, अगर हम AB पैरेलल BC है तो एक और पैरेलल खींच लेते हैं, रचना कर लेते हैं। वो बिंदु से AB पैरेलल EO खींचा, ठीक है, उस कटान बिंदु से। तो जैसे ही EO खींचा तो हमारा प्रमाण क्या निकला कि AB पैरेलल EO है, चूंकि AB पैरेलल CD भी है। AB पैरेलल क्या है, CD भी है, मतलब वो उसके भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो EO पैरेलल हो गया CD के भी। अब अगर आप देखिए, ठीक, तो एक बार अगर AB पैरेलल EO है, इसी में हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, अगर AB पैरेलल EO है तो इस ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AE बट्टा ED इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO बट्टा OD हो गया। अब दूसरा कंडीशंस देखिए, अगर EO पैरेलल CD है तो इस बार हम किस में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे ये फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, AE बट्टा, मतलब एक तरफ तो यहीं रहेगा, ठीक है, दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, AO बट्टा OC, AO बट्टा OC और AO बट्टा OC। अब देखिए इसका मतलब है कि ये वाला चीज़ तो कॉमन है, ये इसके बराबर भी है, इसके बराबर ही, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो वही चीज़ क्या आ गया है, AE बट्टा ED, AE बट्टा ED, AE बट्टा ED इक्वल टू होगा AB क्या है, BO बट्टा DO। और जैसे ही ऐसा किए और AE बट्टा ED AO बट्टा OC के, तो दोनों समीकरण 4 और यहाँ 5, मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 4 और 5 से क्या हो गया, समीकरण 4 5 से ये दोनों बराबर हो गया। अभी तो प्रूव किए थे, है ना। अब आप देखिए कि ये एकांतर अनुपात लगाने पर, कि मतलब ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर और नीचे वाला नीचे वाले के बराबर एकांतर अनुपात लगाते हैं तो हमारा आ जाएगा AO बराबर क्या, मतलब तिरछा गुना कर देते हैं, एकांतर अनुपात बोलते हैं कि तिरछा गुना कर दीजिए, तिरछा गुना कर देंगे तो आ जाएगा ना, AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। तो इसको एकांतर अल्टरनेडो लगाने पे क्लियर हो गया। ये आपका केमा था 9वां प्रश्न। अब ये 10वां प्रश्न है, ये बिल्कुल उसी प्रकार का प्रश्न है जैसा कि आप अभी देखे हैं और उसके बाद अगला चैप्टर है। तो पहले इस चीज़ को देख लेते हैं।
इसमें इस प्रश्न में क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को पढ़िए और उसको फील कीजिए। ए बी सी डी के विकर्ण आपस में ओ बिंदु पे परिच्छेद करते हैं, बिल्कुल वही वाला प्रश्न फिर से दे दिया गया है, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल उसी को फिर से लिख दिया गया है। ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ है। आप बिल्कुल समझ लीजिए क्या कर रहा है, वही चीज़ हम एकदम पूरा के पूरे लिखे हैं। आप समझ लीजिए एक भी पॉइंट अलग नहीं, मतलब मिस्टेक में हो गया है शायद इस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अगली बार हम लोग 6.3 एक्सरसाइज करेंगे। गुड लक दोस्तों, ये ज्यामिति है, इसको जैसे ही आप सीखें फिर से बनाएं, तभी आपका कंप्लीट होगा। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर।